वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, ये कौन कर सकता है, ये कैसे हो सकता है? आज से चंद दिन पहले सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की उनकी भी ऑडियोज़ भी वो भी सामने आई हैं। क्या आप ये समझते हैं कि राना साहब के बयान उनके मनसब के साथ इंसाफ है? कतई तौर पर नहीं है। जो शख्स इतना मकबूल हो जाए वो तो किसी भी वक्त कहे कि मैं निकल रहा हूँ तो लोग निकल पड़ेंगे। एक बात तयशुदा है कि खानसाद का जो प्रोग्राम है उस पर अमल दरामद होना है, इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च होना है। इसका मतलब है सिर्फ 3 लाख लोग तो आप पंजाब से निकालेंगे। जिस दिन ये लोग इस्लामाबाद पहुंच के फिर हुकूमत के पास मास रॉय, इसके कोई रास्ता नहीं कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे। चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान बीच में है कोई गड़बड़, कोई टेंशन है? आपको चौधरी साहब का एक बयान जो है मैं उसको थोड़ा रीइटरेट कर देता हूँ कि जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने वही करना है जो इमरान खान ने कहना है। चौधरी शुजात हुसैन ने सियासी घाटा उठाया, ये चौधरी परवेज़ इलाही ने सियासी घाटा उठाया। जो एक लेगेसी चली आ रही थी इस फैमिली की, उससे डेविएशन थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। जैसे जैसे इमरान खान साहब की सियासी जो स्ट्रगल है और उनका जो मुतालबा है इस हुकूमत से कि उनको जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहिए, आम इंतखाबात, जैसे जैसे उस मुतालबे में शिद्दत आ रही है, उसी के साथ साथ हुकूमत इमरान खान साहब की सियासी जो उनका कद है उसको नीचे करने के लिए और उनकी सियासी तहरीक को कमज़ोर करने के लिए मुकदमात और दीगर हुकूमती हरबों का आगाज़ कर चुकी है। तकरीबन कमोबेश 21-22 के करीब इमरान खान साहब के ऊपर मुख्तलिफ FIRs दर्ज की जा चुकी हैं। 3 केसेस उनके इस वक्त इलेक्शन कमीशन में चल रहे हैं। आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगाने के लिए हुकूमत पार्लियामान से करारदाद मंजूर करवाना चाहती है। नैब ने उनके खिलाफ एक और मुकदमा खोल दिया है 19 मिलियन पाउंड का। इसके अलावा ऑडियो लीक्स के ऊपर भी उनके हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई है। तो कमोबेश अगर तमाम हम मुख्तलिफ तहकीकात और मुकदमात का वॉल्यूम देखें तो वो 30 के करीब इमरान खान साहब जिनका सामना कर रहे हैं। लेकिन जिस कॉल यानी लॉन्ग मार्च की कॉल का वो बार बार इशारा या इंदिया दे रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं सामने आ रही? आखिर ऐसी क्या हाजत है या ऐसी क्या रुकावट है इमरान खान साहब के सामने कि जब वो इस बात का दावा कर रहे हैं और उसकी दलील मौजूद है कि उनकी मकबूलियत का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, इसके बावजूद वो क्यों हिचकिचा रहे हैं लॉन्ग मार्च की कॉल देने के लिए? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और जो पंजाब की सियासत है हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सीनियर रहनुमा, सीनियर पॉलिटिशियन मोहम्मद बिशारत राजा साहब। बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब। राजा साहब वज़ीर कानून भी रह चुके हैं। इसके अलावा इस वक्त राजा साहब के पास 3 पोर्टफोलियोज़ हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एनवायरनमेंट यानी माहौलियात और कोऑपरेटिव। राजा साहब, आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और ऑडियो लीक सामने आई और आज के इमरान खान की अगर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आए तो उसके ऊपर तो एक और बहस हो सकती है, लेकिन एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, ये कौन कर सकता है, ये कैसे हो सकता है? देखें, ये मैं समझता हूँ कि कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। आज से चंद दिन पहले सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की उनकी भी ऑडियोज़ भी वो भी सामने आई हैं। सो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये बजाय इसके कि हम इसको ब्लेम गेम में लेके जाएं कि जी ये फ़लाँ की वजह से हुआ या फ़लाँ ने ऐसे किया, मजमूई तौर पर हमें इस बात को देखने की ज़रूरत है कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो फिर उस वक्त मामलात को कैसे लेकर चलना चाहिए। जब कल तक शहबाज शरीफ साहब की ऑडियोज़ लीक हुई तो बजाय इसके कि वो उनकी तहकीकात के लिए कोई अमली तौर पर इक़दामात करते, हालांकि ये भी अपनी जगह पर एक हकीकत है कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुलाया, कमेटी का इजलास, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को तय कर लेना चाहिए था। लेकिन उस सारे इजलास की कार्रवाई पर पानी फेर देने के लिए उन्होंने कहा जी कि हम जो कमेटी बना रहे हैं तहकीकात के लिए, उस कमेटी के सरबराह राना सनाउल्लाह साहब होंगे। अब एक ऐसा नाम वो सामने लेके आ गए कि जिस नाम की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उनका पंजाब का सदर है, उनका लॉ मिनिस्टर है, लेकिन उनके तो बड़े तुरम खान। लेकिन मैं तो अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आप ये पब्लिक फोरम पे जाएं ना, तो पब्लिक फोरम पे राना साहब की
बयान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिस मनसब पर इस वक्त राना साहब फायज़ हैं, उस मनसब के अपने कुछ तकाज़े हैं। इंटीरियर मिनिस्टर के अपने तकाज़े हैं। इंटीरियर मिनिस्टर बहुत डेप्थ वाला है। 3 अहम वजारतों में से वज़ीर-ए-आज़म के बाद वज़ीर-ए-आज़म का 2IC समझा जाता है। समझे, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उसमें इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि लोग उसकी बात पर एतमाद करें। लेकिन मैं आपके सामने इंतहाई वसूख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि राना सिर्फ कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, उनके बात पे कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। वो कुछ भी कह ले, और फिर जो उनके बयानात होते हैं, मैं एज एन इंडिविजुअल एक पाकिस्तानी के मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या आप ये समझते हैं कि राना साहब के बयान उनके मनसब के साथ इंसाफ है? कथित तौर पर नहीं है। लेकिन राजा साहब देखिए ना, वो जो कमेटी आला इख्तियाराती कमेटी बनी है, उसमें DGISI या उनका नुमाइंदा DGIB, 2 पाकिस्तान की सुप्रीम दोनों मुझे मैं और सारे इत्तेहादी जो शहबाज शरीफ के हैं उनका भी एक नुमाइंदा उसमें शामिल है, यानी पॉलिटिकल प्लस इत्तेहादी तो वही PDM के लोग हैं ना, वो एक कुंभा है। उस पे तो हम आप एक ही खाते में उनको डालते हैं। वो एक ही समझ लें कि वो PMLN ही है, उसको हम अलहदा नहीं समझते। लेकिन जहाँ तक नुमाइंदों का ताल्लुक है, हमारे यहाँ रोज़ JITs बनती हैं। कोई हमारे जो सीरियस इंसिडेंट होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए JIT बनती है। JIT में ISI के भी लोग होते हैं, MI के लोग भी होते हैं, पुलिस के लोग भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो फिर एक टीम के तौर पर उन्हें काम करना पड़ता है और बेसिकली देखना ये पड़ता है कि टीम लीडर टीम को लेके किस तरफ जा रहा है। तो राना साहब की मौजूदगी में मैं तो कम अज़ कम खुद और हमारी जमात इस बात पर कतई तौर पर यकीन नहीं रखते कि उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आएगी जो गैर मुनसिफाना तौर पर होगी और जो अक्रॉस द बोर्ड जो है जिससे इख्तिलाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकेगी। ये नहीं हो सकेगा। लेकिन राजा साहब, ये बहुत सीरियस इशू है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स बग हो रही हैं। मैं और आप यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ नीचे को टेबल्स में आगे कोई डिवाइस लगा के चला जाए, ये तो मजाक है। मैं तो बिल्कुल आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है ये उसके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उसका अपना ऑफिस सेव नहीं है। उनकी एक स्टेटमेंट अखबार में आई हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारे साथ बात करते हुए डरती है। भाई किसकी वजह से डरती है? आपकी वजह से डरती है, क्योंकि आपकी मौजूदगी में ये सूरत हाल पैदा हुई कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का आपका अपना ऑफिस जो है वो भी क्रेडिबल नहीं रहा। तो ये तो आपकी वजह से हुआ है। तो इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता था कि जो बातें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, उनके हाउस की जो एक डिग्निटी है उससे हटकर अगर आप देखें तो जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज फॉरेन टूर्स पे होती है, जो वो गुफ्तगू करते हैं, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। उन्होंने एक गुफ्तगू की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी इमरान खान फलां है, फ्रॉडिया कहा उन्होंने। मैं समझता हूँ कि क्या एक मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के लिए ये ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए? और उसका नतीजा फिर क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ पे जिस असेंबली में उनके 176 मेंबर बैठे हुए हैं पंजाब असेंबली में, आज उसी पंजाब असेंबली से हमने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई। इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक आम पाकिस्तानी भी इस बात को महसूस करता है कि यार इन लोगों की लैंग्वेज क्या है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी क्रेडिबिलिटी, कसम खा के, खुदा की कसम, इतने फ्रस्ट्रेट हुए बैठे थे, उन्होंने कहा खुदा की कसम खा के मन जो है फ्रॉडी है। क्या ये प्राइम मिनिस्टर के मनसब के साथ जाती है? उसके अलावा आप देखें, ये जो कसम खाने वाले साहब हैं, इन्होंने भरे जलसे में कसम खाकर ही कहा था कि मैं जरदारी साहब का पेट फाड़ के मुल्क लूटी हुई दौलत निकाल, सारे सूबाई दारुल हुकूमतों में घसीटूंगा और एक एक पाई निकालूंगा। आज वो निकाल चुके हैं। और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अगर ये मैं ना कर सका तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो आज उनसे कोई ये सवाल करे कि क्या नाम उन्होंने तब्दील कर लिया। दूसरी बात मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, फिर उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले जब उनके भाई साहब बाहर मुल्क तशरीफ़ लेकर जा रहे थे तो उस वक्त
उनकी बेल हुई थी और जामिन ये थे और इन्होंने बयान हल्फी दिया था और उस बयान हल्फी में ये लिखा था कि मैं जामिन हूँ और वो लिखा ये जाता है कि मैं हल्फन बयान करता हूँ। कोई भी बयान हल्फी आप उठा के देख ले उसकी लीगल लैंग्वेज यही होती है कि मैं हल्फन बयान करता हूँ। तो ये हलफ वहाँ भी दे चुके हैं और जो बंदा अपने हलफ से फिर गया हो और अपने हलफ का पास ना हो और दूसरे को फ्राइडे कहता है भाई फ्राइडे सबसे बड़े तो आप हो जो ये बात कह रहे हो कि एक। लेकिन राजा साहब अब इस पे क्या पछताना, एक इधर भी आपकी हुकूमत, उधर भी आपकी हुकूमत, केपी में आपकी हुकूमत, गिलगित में आपकी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत, और फौज के साथ आप एक पेज पर थे और आपके हाथों से नवाज शरीफ निकल जाए, ये कोसना तो खुद चाहिए ना। पीटीए अपना सर मारे दीवार में, अब किसी को क्या कोसना है। अब मैं सर अर्ज करता हूँ और आप यहाँ मिनिस्टर थे। मैं यही अर्ज करने लगा था, मैं ये एडमिट करने लगा था कि जो उस वक्त हमारे पंजाब में एक डिसीजन टेकिंग बॉडी थी, मैं आई वॉज पार्ट ऑफ दैट जी। लेकिन उस वक्त जो एक पिक्चर पेंट की जा रही थी और जो मेडिकल रिपोर्ट्स उस वक्त पेश की गई, और मैं समझता हूँ फिर जो आज हमें फ्रॉड कहते हैं ना कि ये उस वक्त फ्रॉडिये थे, इस वक्त फ्रॉडिये खुद थे जो फ्रॉड लगाकर चले गए और प्लेटलेट जैसे ही जहाँ से निकले जहाज़ में सवार हुए प्लेटलेट्स जो है नॉर्मल होगी। और आप अगर हमारी मिनिस्टर हेल्थ जो हैं, अगर आप चूँकि वो सारे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रही हैं, अगर आप उनकी स्टेटमेंट सुने तो इन्होंने इतनी एक खौफनाक पिक्चर बनाई हुई थी। ये इतने बड़े अदाकार हैं और एक ऐसा इन्होंने एक सिनेरियो बनाया हुआ था, हमारे गले न पड़ जाए एग्जैक्ट यही बात है, यही बात। कभी तारीख में कभी देखिए, तारीख वैसे बहुत कुछ उगलती रहती है। मैं अगर कभी राजा साहब तारीख ने उगला कि नहीं बात इतनी नहीं थी, भेजा गया था। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ कि आप देखिए तारीख यही है कि उस वक्त गले पड़ने वाली बात थी। अगर आपको याद हो तो ख़ुद इमरान खान साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ के इशू पर श्री मदारी साहिबा के आंखों में आंसू आ गए थे कि जी उनकी खुदा न खास्ता उनको कुछ ना हो जाए। तो ये इतना एक इन्होंने तस्वीर तो बड़ी खौफनाक, ऐसी खौफनाक ऐसी बीमारियां हमने सुनी भी कभी नहीं। जो मैं ये प्लेटलेट्स वाली ज़िंदगी में पहली इन्होंने बीमारी ईजाद की है पाकिस्तान में। अच्छा सर, ये बताएं कि सैफुल्लाह नियाज़ी पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स में से, हामिद जमान फाउंडिंग मेंबर्स में से, दोनों को अरेस्ट कर दिया। तारिक शफ़ी के घर पर रेड, आमिर कियानी को की गिरफ्तारियाँ। लोग कह रहे हैं कि मैं कोई प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये पंजाब में पीएमएलएन का गढ़ है, तो यहाँ पीएमएलएन के ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकती ये हुकूमत, या आप उसको नहीं पूछ सकते कि भाई उधर अगर केसेस हो रहे हैं तो यहाँ पे भी तो केसेस हैं, यहाँ तो कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा। देखिए, सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है कि जो इस वक्त इस्लामाबाद में FIA की आड़ में हमारे लोगों के साथ जो मैं समझता हूँ ज़्यादती हो रही है, पर्चे भी दिए जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी की जा रही हैं, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। लेकिन अब रिएक्शन के तौर पे अगर कल पंजाब में गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं तो लोग कहेंगे कि ये बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हम जो केसेस इनके खिलाफ रजिस्टर्ड हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं, जो ना मेरे दौर में बने हैं और ना किसी और के दौर में बने हैं, वो जो पहले से चले आ रहे हैं, जिन केसेस में ये मतलूब हैं, उसमें लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कुछ हो रहा है इसके ऊपर? इसके बाकायदा हो रहा है सर। इनके एंटी करप्शन के इतने मामलात हैं, इनके पार्टी के लोगों के। मैंने बहसीयत मिनिस्टर कोऑपरेटिव्स, इनके कौन सा ऐसा लीडर है, जावेद लतीफ़ साहब, इनसे मैंने ज़मीन रिट्रीव करवाई है। हमारे गुजरांवाला से जो इनके MNA हैं, उनके वहाँ से हमने ज़मीन रिट्रीव करवाई है। लाहौर में इनके ऐसे लोग हैं जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करके बैठे हुए थे, उनसे हमने ज़मीन रिट्रीव करवाई है। तो हमने कानून के मुताबिक चलना है, कानून के हाथ में नहीं लेना। और हमने इंशाअल्लाह ताला, आपने देखा होगा चौधरी परवेज़ लाई साहब 2-3 दफ़ा उनका बयान आया है और मॉडल टाउन के केस के हवाले से। अब अच्छा, मॉडल टाउन पे मैंने आपसे स्पेशली बात करनी है क्योंकि बड़ा इशू है और अभी तक ये तहरीक इंसाफ के लिए भी ये एक अलमिया है कि 3.5 साल आप वहाँ भी पावर में, इधर अभी भी आप हैं, लेकिन हल नहीं हो सका। स्टेटमेंट एक चीफ मिनिस्टर परवेज़ लाई साहब ने दी कि हमने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एक ऐसा मुकदमा तैयार कर लिया है कि उनको कम अज़ कम इसमें उम्र कैद की सज़ा होगी।
वो क्या मुकदमा है? देखिए, मैं उस डिटेल में, इट्स नॉट येट टू बी डिस्क्लोज्ड, तो इसलिए कुछ हुआ है नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमारी तफ्तीश जो है ना मॉडल टाउन केस में, वो ऐसे एंगल पर जा रही है कि वो लोग सामने आ रहे हैं कि जिन लोगों को इन्होंने गायब किया हुआ था। 37 के करीब ऐसे लोग हैं कि जो इस वक्त तक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं इस केस में, 37 के करीब लोग हैं। और अब जैसे जैसे लोग सामने आ रहे हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और इंडिपेंडेंटली स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है और वो हकीकत बता रहे हैं, और जो हकीकत है वो आपको भी पता है। मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक रात चलते इंसान से भी पूछ लेंगे ना मॉडल टाउन में जो वाक़या हुआ उसके ज़िम्मेदार कौन है, हम तो आई विटनेस है जी, हम मौजूद थे, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन रात चलता इंसान भी ये कहेगा कि उसके 100 लोगों को गोलियां तो लगी, उसके ज़िम्मेदार राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ हैं। रात चलता इंसान, मैं समझता हूँ सर ये आपने हमारी गवर्नमेंट की बात की, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को भी इस बात का एहसास है कि वो बच्ची भी हमसे इंसाफ मांग रही है कि जिसके मुंह में बंदूक रखकर गोली मार देगी, सीने पे गोली मार देगी, वो बच्चियाँ जो इंसाफ मांग, आगे उनकी औलाद इंसाफ मांग रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे 8 साल है, क्या कसूर था। तो ये एक सवालिया निशान। मैं बिल्कुल आपके तवसत से ये बिल्कुल बात अदलिया तक भी कन्वे करना चाहूँगा। बुज़दार साहब की हुकूमत जब 3.5 साल, उसमें क्यों नहीं? सर मैं वो अर्ज़ करता हूँ कि इसमें एक आपको याद होगा JIT बन गई थी, उस JIT के ख़िलाफ़ ये लोग अदालत चले गए थे और इन्होंने अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिया था अगेंस्ट JIT। सो वहाँ पर जाकर तफ्तीश रुक गई। हमारी एक एप्लीकेशन फिक्स भी थी और अभी हमने एक एप्लीकेशन दी है अर्ली हेयरिंग के लिए फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन साइड कि इसके JIT वाले केस पे अर्ली हेयरिंग की जाए ताकि हम अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा सकें। लेकिन मैं आपको इस बात पे यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पर्सनल मोटिवेशन या पर्सनली मोटिवेटेड किसी के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती नहीं होगी। जो हक़ाइक़ के मुताबिक, जो शाहिद के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं, JIT की फाइंडिंग्स है, जो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, इंशाअल्लाह ताला उस पर आगे चलेंगे। लेकिन हमारा मकसद ये है कि कम से कम उन माओं, बहनों, बच्चों, भाइयों, बुज़ुर्गों को इंसाफ मिलना चाहिए जिनके लवाहिकीन वहाँ पर शहीद हुए। मैं इतना ज़रूर आपके तवसत से उन लवाहिकीन तक अपनी बात और अपनी गवर्नमेंट की बात पर पहुँचाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले और जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। अच्छा, जो राना साहब के ऊपर, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो मनशियात का केस बना, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने तनकीद की कि अगर आपने इनके ऊपर कोई केस बनाना था तो केस तो मौजूद था मॉडल टाउन की सूरत में, उस केस को चलाया जाता। इस किस्म के केसेस बना के सर तो क्या फ़ायदा? मैं उस पर कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि उसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का था तो मेरा उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट से हमारा ताल्लुक नहीं था, तो और उसमें फिर एंटी नारकोटिक्स और ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स थे, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी दानिश में उसको दुरुस्त समझ कर किया। और अगर इस वैसे न किया जाता, कोई और तरीका इख्तियार किया जाता, तो ऑलरेडी जैसे आप फरमा रहे हैं कि एक केस ऑलरेडी मौजूद था, इसी को अगर जो ज़्यादा सॉलिड है, मतलब जिसमें अगर इसी को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाया जाता, प्रोसिक्यूशन को बेहतर किया जाता, अच्छे वकला जो हैं उनकी खिदमत हासिल की जाती, तो नतीजा मुख्तलिफ निकल सकता था। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। राइट जी, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस हिस्से में अब इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, पंजाब में उनकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत, राना सनाउल्लाह साहब लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि 2 ऑप्शंस हैं मेरे पास, मुझे दोनों में से जिस ऑप्शन की भी इजाज़त मिल गई। अब वो ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, उनमें से एक ऑप्शन तो ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब को बनी गाला में ही नज़रबंद कर दिया जाए। बहरहाल जो भी दूसरा ऑप्शन होगा, अगर उनको इजाज़त मिल गई तो वो कॉन्फिडेंट हैं कि अगर हमने इनको 25 मई को रोका था तो हम इनको आइंदा भी रोक सकते हैं। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। सूबाई वज़ीर पंजाब मोहम्मद बशारत राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बशारत राजा साहब, लॉन्ग मार्च की तारीख इमरान खान साहब देने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? जिसे कहते हैं ना कि जो उनका शोहरत का और उनकी मकबूलियत का जो सितारा है वो 7वें आसमान पर है सियासत के। जो शख्स इतना मकबूल हो जाए वो तो किसी भी वक्त कहे कि मैं निकल रहा हूँ तो लोग निकल पड़ेंगे। हिचकिचा क्यों रहे हैं वो? मैं समझता हूँ बिल्कुल कोई इसमें शार्ट नहीं है।
खान साहब की तैयारी मुकम्मल है। हमारी ग्रास रूट लेवल तक हमारी जो तंजीमें हैं वहाँ तक खान साहब का बराह रास्त राब्ता भी है। और ये जो आपको थोड़ा सा लगता है कि शायद डिले किया जा रहा है, ये डिले नहीं है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि इस वक्त खान साहब के साथ लोगों की जो मोहब्बत है, ये लोग जिस तरह अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं और जिस तरह लाखों की तादाद में खान साहब के जलसों में लोग आते हैं, उससे आपको ये तासुर मिलता है कि इनकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है, अब इनको बाहर निकल आना चाहिए। लेकिन जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी एक प्लानिंग के तहत काम चलाया हो और एक प्लान के साथ मैदान में उतरा हो, ये उनको पता है। लेकिन इस वक्त जो आप हमें एज ए लेमैन मैं भी ये सवाल कर सकता हूँ, जी पूरी कौम तो साथ है आपके, निकलें आप, सही है, आप निकलें। लेकिन जिस शख्स ने निकलना है उसकी अपनी भी एक तैयारी है, वो अपना उनका एक प्लान है। लेकिन इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अभी रिसेंट उनकी जो लाहौर की विज़िट थी, उन सब के साथ हम सब के साथ उनकी मुलाकात भी हुई, कैबिनेट से भी मिले, मेरी इंडिविजुअली मुलाकात हुई। लेकिन एक बात तयशुदा है कि खान साहब का जो प्रोग्राम है उस पर अमल दरामद होना है इंशाअल्लाह ताला, लॉन्ग मार्च होना है। अब तारीख़ का तयन जो है ये खान साहब ने, मैं छोटी सी आपको यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूँगा। जब हमारी ये रिसेंट कैबिनेट बन रही थी तो उस वक्त भी खान साहब का ख्याल था कि कैबिनेट इंतहाई मुख्तसर अरसे के लिए बन रही है, बहुत मुख्तसर अरसे के लिए, और बिकॉज अल्टीमेटली हमें इलेक्शन की तरफ जाना है। लेकिन उसमें कुछ हालात ऐसे पैदा हुए कि इसमें थोड़ा सा डिले हुआ और चीज़ें उस तरफ नहीं गई जिस तरफ जाना चाहिए थी। लेकिन अब भी हमारा जो प्लान है वो यही है कि हम लॉन्ग मार्च के ज़रिए प्रेशर हो या मुज़ाकरात के ज़रिए प्रेशर हो, किसी न किसी तरीके से हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो ये है कि हमने इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन की डेट लेनी। अच्छा, 6000 लोगों को फ़ी डिस्ट्रिक्ट से निकालने की खान साहब की प्लानिंग है तकरीबन। पंजाब के 37 अजला हैं, अब नया एक बना है 37वां अजला जो गुजरात के बाद अब डिवीज़न बनने के बाद, तो तकरीबन 37 अजला हैं। इसका मतलब है सिर्फ 3 लाख लोग तो आप पंजाब से निकालेंगे, और KPK गिलगित आज़ाद कश्मीर 2 लाख लोग हो तो वो 6 लाख लगते हैं। हमारा भी एक तजर्बा है कवर करने का। नहीं, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा मैं आपके फिगर्स को दुरुस्त करते हुए ये 6000, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, जो खान साहब ने कहा कि 6,000 लोग 6000 निकल है। हाँ। मैं 6000 की बात कर, 6000 तो वो होंगे जो PTI के कारकुन होंगे। तो इस वक्त तो मैं ज़ाती तौर पर इस बात का शाहिद हूँ कि अगर मैं अपने हलके से किसी वक्त PTI के 500 लोग लेके निकलता था तो वक्त गुजरने के साथ साथ खान साहब की जो एक अवामी मुहिम है या पब्लिक इश्यूज़ को जिस तरह वो लेके सामने आए हैं या जो पॉपुलैरिटी उनको अवाम में मिली है, अब यकीन नहीं कर सकते उसमें कितना इजाफा हुआ है। तो 6000 अगर एक ज़िले से खान साहब के वर्कर्स निकल आए और जो उस ज़िले से इंडिपेंडेंट जनरल पब्लिक निकले, तो ये तो आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो फिगर जो है उस सतह पे पहुंच जाएंगे कि जिस दिन ये लोग इस्लामाबाद पहुंच के फिर हुकूमत के पास मास आए, इसके कोई रास्ता नहीं कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे। तो राजा साहब, पिछले 20 साल की तो सारी तहरीकें और ये जलसे हमने खुद ग्राउंड पे कवर किए हैं, चाहे वो लॉयर्स का हो, चाहे 2014 का हो, या आपका 25 मई का हो, पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, PDM का हो। अगर आप 3 लाख 4 लाख लोग लेकर पिंडी पहुंच जाएं और इस्लामाबाद पहुंच जाएं तो आपको एक हफ्ता भी शायद वहाँ ठहरने की ज़रूरत ना पड़े, आपका मुतालबा माना। इतने लोग हैं, 3-4 लाख। यकीन कीजिए कि ये जो राना साहब भड़के मार रहे हैं ना, और खान साहब ने भी ये कहा है कि भाई आज़ाद कश्मीर में हमारी गवर्नमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी गवर्नमेंट है, KPK में हमारी है, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, तो इस्लामाबाद क्या है? इस्लामाबाद तो 7-8 किलोमीटर स्क्वायर पे सारा इलाका बनता है। तो ये जो खान इस वक्त वहाँ कंटेनर्स लगा के तो जो एक सूरत हाल पैदा की गई है, मैं उससे हटकर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर रावलपिंडी फैज़ाबाद चौक पे ही 10 लाख आदमी पहुँच जाता है तो इस्लामाबाद इस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं ऑन एयर इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारा लॉन्ग मार्च कामयाब हो चुका है।
वो इस लिहाज से मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो इस वक्त इस्लामाबाद में इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं या की जा चुकी हैं, मैं समझता हूँ वो तो हमारी विक्ट्री है। विक्ट्री इस लिहाज से है कि अभी हमने प्रोग्राम नहीं बनाया, आप हम पे सवाल कर रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, तो हम कह रहे हैं आराम से जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है हमें। लेकिन वहाँ पे सूरत हाल ये है कि उनकी तो रातों की नींद आराम हो चुकी है, उनके आसान खताएं, इसमें जो सूरत हाल पैदा की हुई है। पंजाब हुकूमत का अब क्या रोल होगा इस लॉन्ग मार्च के लिए? सर देखिए, गवर्नमेंट अब हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, मतलब अब मैं एक ड्यूल कैपेसिटी में आपके सामने मौजूद है। एक मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के तौर पे मौजूद हूँ और दूसरा गवर्नमेंट के मिनिस्टर के तौर पे मौजूद हूँ। अब अगर कल मैं तहरीक के साथ अपना तहरीक में जाता हूँ, लॉन्ग मार्च में जाता हूँ, तो आई गो इन माई पर्सनल कैपेसिटी। पर्सनल कैपेसिटी से मेरी ये मुराद है, मैं सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैंने इंडिपेंडेंटली जाना है। और जो मेरा एक पॉलिटिकल फरीज़ा है, जिस जमात के साथ मेरा ताल्लुक है, उस जमात का की कॉल है, उस कॉल पे मैंने लब्बैक करनी है, हमारे लीडर की कॉल है, उस कॉल पे मैंने। और पंजाब पुलिस और पंजाब इंतजामिया का रोल क्या होगा? सर देखिए, इस पर भी मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाहूँगा कि हमें दोनों चीज़ों को अलहदा लेना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसी वक्त इंटरवीन करेगी या पुलिस इंटरवीन करेगी कि जब कहीं कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो। हम तो बबांगे दोल कहते हैं, ओपनली कहते हैं कि लॉन्ग मार्च हमारा राइट है, एक आईनी हक है हमारा, और हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं। हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो पंजाब पुलिस को पागल है कि हमारे पीछे लग जाएगी, या हम उसको किस लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्यों सर वो इस्तेमाल करने का जवाब ही नहीं बनता, हम क्यों इस्तेमाल करेंगे जब हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं करना? वो आप तो इस्लामाबाद पहुंचे करेंगे ना, या थोड़ा कर रहे हैं आप? नहीं, वहाँ पे नहीं, इधर क्यों करेंगे? नहीं, वहाँ पे भी उधर फिर वो आपको इस्लामाबाद पुलिस मैं वो भी उधर भी 30,000 बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, टेंशन न ले जी, कोई हमें टेंशन इस बात की नहीं है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद वालों को भी इस बात की गलत फहमी है, और वो वैसे हुसैन को अपने ख़ता कर बैठे हैं, वो वैसे एक हिजानी कैफियत में मुब्तला हो चुके हैं। हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, हमने जाके अपना मौक़िफ़ बयान करना है, और उधर हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा इलेक्शन अनाउंस करें। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। दो आखिरी सवाल राजा साहब के लिए ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मोहम्मद बिशारत राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिशारत राजा साहब, दो आखिरी सवाल आपसे। आप इमरान खान साहब के साथ काम करने से पहले चौधरी बरदरान के साथ थे, और आपने उनके साथ भी अपनी लॉयल्टी सियासी बरकरार रखी। चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान बीच में है कोई गड़बड़, कोई टेंशन है? नहीं, मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूँ कि आप उनको भी जानते हैं और अब आप इनको भी जानते हैं। मिसाल के तो मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी रिसेंटली मैं और आप बात कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही बैरून मुल्क हैं और वो इलाज के लिए गए हुए हैं। इससे पहले वो ऑपरेशन भी लंदन से करवा के आए थे और उसी चेकअप के लिए गए हैं। बहरहाल उनका लंदन जाना जो है उसको भी गलत मतलब दिया जा रहा है कि वो लंदन प्लान के तहत, लंदन प्लान के, लेकिन कथित तौर पर ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको चौधरी साहब का एक बयान जो है मैं उसको थोड़ा रीइटरेट कर देता हूँ कि जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने वही करना है जो इमरान खान ने कहना है। तो मेरा ख्याल में उनके इस बयान के बाद किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और जहाँ तक मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जानता हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज को ज्वाइन करना। आपके सामने एक मिसाल मौजूद है। देखिए, अब रिसेंट जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था, उनके साथ जो हुआ, उनको कहा गया कि आए, और बकौल दूसरे साइड के कि जी हमारे साथ तमाम मामला भी तय हो गई। लेकिन जब चौधरी साहब को इमरान खान साहब
के साथ एक कंफर्ट लेवल नज़र आया और इधर से वो चीफ मिनिस्टर बनता है, उनको नंबर पूरा हुआ, तो ही ऑप्टेड फॉर इमरान खान। अब एक मुश्किल सवाल आपसे, चौधरी शुजात हुसैन ने सियासी घाटा उठाया या चौधरी परवेज़ इलाही ने सियासी घाटा उठाया? देखिए, चौधरी शुजात साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है और मैं समझता हूँ कि उनका जो एहतराम है वो अक्रॉस द बोर्ड सबको है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मतलब एक मेरे लिए फादरली फिगर हैं और हमेशा मैंने उनका एहतराम किया है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा करता रहूँगा। लेकिन जो ये फ़ैसला पॉलिटिकल फ़ैसला हुआ था, इट वाज डेविएशन फ्रॉम द यू सी जो एक लेगेसी चली आ रही थी इस फैमिली की, उससे डेविएशन थी। तो सियासी घाटा फिर वहाँ आके तो परवेज़ इलाही साहब को हम क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने फैमिली की लेगेसी को वो उन्होंने कायम रखा और शुजात साहब ने जो फ़ैसला किया, मैं समझता हूँ ठीक है, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, गो इस टॉपिक पे मेरी उनके साथ बात नहीं हुई, कटी तौर पर मैं मुनासिब नहीं समझता था उनसे बात करना, क्योंकि एहतराम उनका इतना है। लेकिन मैं अंदर से ये ज़रूर महसूस करता हूँ कि चौधरी साहब भी किसी वक्त ये ज़रूर सोचते हैं, रियलाइज़ करेंगे कि या कर रहे होंगे कि जो एक सिस्टम फैमिली का चल रहा था, जो एक यूनिटी थी, वो रहनी चाहिए। और इस ख़ानदान की यूनिटी बड़ी मशहूर। बिल्कुल से। आखिरी सवाल, 25 मई को जो कुछ हुआ, जो स्टेट फाशिज्म किया गया यहाँ पंजाब के अंदर, अभी लोग निकले नहीं घर से, उनको पहले उठाने के लिए रेड करना शुरू कर दिया गया, दीवारें फैलाई गई, औरतों को बच्चों को हरासा किया गया। आप लोग मॉडल टाउन वालों को क्या खाक इंसाफ देंगे? आप तो अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रहे। वो किधर है वो जो इंतकाम लेना था आपने? इंतकाम से मुराद ये कि जो आपने पूछना था कि वो 25 मई को जो हुआ वो किसने किया, चिड़ियाघर वाली बात सही है? नहीं, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप फरमा रहे हैं कि किधर है वो आपका इंतकाम, तो अगर हम जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाते तो उसने इंतकाम ही कंसिडर होना था। इसके लिए जो लोग, जिन लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें मिसाल के तौर पर यास्मीन राशिद साहब की गाड़ी तोड़ी गई, जिन लोगों ने रिपोर्ट की, उन लोगों की शिकायत भी दर्ज की गई और उस शिकायत के आगे फिर अजाला भी हुआ और अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई। लेकिन वो तो DSPs और SHOs मैं अर्ज करता हूँ, तो वो भी किया गया। इसके अलावा जो लोगों के घरों में नाजायज़ छापे मारे गए वो भी। लेकिन इस सब कुछ के करने से पहले एक गवर्नमेंट लेवल पे एक ये ज़रूर सोच पैदा हुई कि हमें इस ब्रैकेट में नहीं आना चाहिए कि हम इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, हमें अक्रॉस द बोर्ड और कानून और कायदे के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी सोच के तहत हमने 1 मैन कमीशन जो है वो बनाया, जो कि एक हाई कोर्ट के जज जो हैं वो उन पर मुश्तमिल, रिटायर्ड जज उन पर मुश्तमिल है। पहले एक जज साहब जो थे उनको नॉमिनेट किया गया, उसका उन्होंने बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल रीज़न एक्सेप्ट नहीं किया। फिर अब जस्टिस शबर रज़ा रिजवी साहब हैं, उनको नॉमिनेट किया गया है, वो काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनको भी ये गुजारिश की गई है कि इस काम को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ, ताकि उनकी जो सिफारिशात होंगी उन सिफारिशात की रोशनी में हम कोई कदम उठा सकें। और सिर्फ इसलिए किया गया है कि हम ये नहीं कहना चाहते, ना ही इमरान खान साहब की ये सोच है इंतकाम की, हम कतई तौर पर इंतकामी इंसाफ की बात करना चाहते हैं। और जब हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की तरफ से अब सिफारिशात आ जाएंगी तो फिर मैं समझता हूँ कि वो उस पर एक्शन होगा, चाहे उसमें उस जमाने के IG कोई भी, मैं समझता कोई भी, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या पुलिस है, ये कोई भी है, जो भी है उसके खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद बशारत राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारे सवालात हैं, बहरहाल किसी और नशिस्त में उठाएंगे। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान,
बोल के साथ। जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।